अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। और प्रोग्राम इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है और अगले 1.5 घंटे तक देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले तारीख के पन्नों पर एक नज़र। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज हफ्ते का दिन है, साल 2023, अगस्त की 12 तारीख। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, फटाफट से नजर दौड़ाते हैं आज के दिन के अहम वाकयात पर। और हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें हैं वो आपके सामने, यानी 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। 1602 में आज ही के दिन शहंशाह अकबर के वजीर अबुल फजल को कत्ल किया गया। इक्तदार में आने के लिए एक तब्दीली के तौर पर इस पेशरफ्त को देखा जा रहा था, जहां पर एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन कोई अहम इसका कोई बड़ी तब्दीली इसके बावजूद भी नहीं हुई। 1602 में इसके बावजूद भी तख्ता उलटने की जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दी गई। मुगल हुक्मरानों की जानिब से ये फैसला लिया गया और ये सबसे बड़ी अब तक हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी पेशरफ्त थी वो मानी जाती रही है। 1964 में नस्ली इम्तियाज की वजह से जनूबी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के ओलंपिक्स में शिरकत पर पाबंदी आज के दिन आयद कर दी गई। और 2012 में एक और रिकॉर्ड बना, सुशील कुमार पहला भारतीय पहलवान बना जिसने ओलंपिक्स में पहलवानी में चांदी का तमगा हासिल किया। आज 11 बरस इस अहम पेशरफ्त को हो गए हैं जब उनने पहला मेडल हिंदुस्तान के लिए लाया था। 1955 में सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को हुकूमत उनकी ख़त्म कर दी और उसके बाद चौधरी जो कि नए वज़ीर आज़म आज के दिन पाकिस्तान के बने थे 1955 में, तो सिकंदर मिर्जा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत आज ही के दिन 12 अगस्त को 1955 में ख़त्म कर दी थी। 1941 में फ्रांसीसी मार्शल हेनरी पेटन ने आज के दिन नाजी जर्मनी की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान किया जब दूसरी जंग अजीम में कई ममालिक फंसे हुए थे। साल 1920 में पोलैंड और रूस के दरमियान आज ही के दिन अरसा की जंग शुरू हुई और वो जंग आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जहां पर तनाव, कशीदगी या खित्ते के अंदर अमन अमान की जब भी सूरत हाल बनती है तो दोनों ममालिक एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाते हैं। 1831 में हॉलैंड और बेल्जियम ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब दोनों ममालिक तकरीबन 33 बरसों से एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन 1831 में दोनों आज ही के दिन 12 तारीख को आमने सामने बैठे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं। मजीद कुछ ऐसे वाकयात हैं जो आज़ादी के आसपास, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास हैं, जाकर आज के दिन की आप 12, 13, 14, 15 अगस्त के आसपास देखेंगे तो ऐसे वाकयात हैं जो अगस्त में काफ़ी अहमियत के हामिल हैं जब तारीखी एतबार से इनकी बात होती है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ डे वाइज आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम वाकयात हैं, वो आपके सामने रखें। ये मकसद इस फॉर्मेट के मुताबिक इस सेगमेंट का रहता है। तो आप हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और आज बात सबसे पहले भारत और चीन की करेंगे क्योंकि खित्ते में कशीदगी को कम करने की कोशिश की जानिब दोनों ममालिक फिर से बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम की शुरुआत अब खबरों से करते हैं और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र अगले 1.5 घंटे तक रहेगी, जहां भारत पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से भी बात होगी। वहीं पर सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं भारत और चाइना के रिश्तों के हवाले से, और जहां दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सफारती सतह पर बातचीत हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो फौजी सतह पर भी इस बातचीत को आगे ले जाया जा रहा है ताकि LAC पर कशीदगी को कम किया जा सके और दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजबूत हो सके। काफ़ी वक्त से दोनों के दरमियान, साल 2020 से आपको याद होगा कि भारत और चीन आमने सामने हैं। 15 और 16 जून की तारीख थी, गलवान का वाक़ा पेश आया और उसके बाद से ही 18 दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत फौजी सतह की होती रही, लेकिन अब 14 अगस्त को यानी परसों पीर के दिन भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर मुज़ाकरात का इम्कान है और ये 19वां दौर होगा। माना जा रहा है कि भारत और चीन मंडे को पीर के दिन कोर कमांडर सतह की एक और बातचीत जिसका 19वां दौर होगा मशरकी लद्दाख में चोशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर मुनक्किद करेंगे।
ताकि दोनों ममालिक के दरमियान 3 साल से जारी फौजी ताअत्तुल को खत्म किया जा सके। दोनों ममालिक मई 2020 से पिछले 3 वर्षों से फौजी ताअत्तुल का शिकार हैं, जब चीनियों ने जारहाना तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमूद को तब्दील करने की कोशिश की और 14 अगस्त को चीनी फौज के नुमाइंदों के साथ बातचीत के लिए भारतीय फरीक की क़यादत फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर जनरल राशिद बाली करने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये भी तवक्का है कि वजारत खारजा और ITBP के हुकाम भी बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। दीगर मामलात के साथ DB और CNN जंक्शन से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत का भी इम्कान है। वहीं दिफाई ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारत मशरकी लद्दाख के महाज से अलहदगी के लिए भी दबाव डाल सकता है और ये मुलाकात तकरीबन 4 माह के वक्फे के बाद हो रही है। इससे पहले मार्च में दोनों फरीकैन के दरमियान कोर कमांडर सतह की आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जाकर अप्रैल में दोनों जरूर मिले, लेकिन मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों फरीक अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए सरहदी इलाकों में तेजी से तामीराती सरगर्मियों में भी मसरूफ है। सड़कें दोनों अतराफ बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश, बर्तरी हासिल करने की कोशिश। लेकिन इस दरमियान मजीद क्या कोई पेशरफ्त होगी? चोशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर 14 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी जब भारत और चीन आमने सामने होंगे। ये तो एक खबर थी। दूसरी खबर की तरफ चलेंगे और बात जम्मू कश्मीर और चीन की सरहदों की भी जरा करते हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि अब इंडियन एयरफोर्स जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों में जिन जिन एरियाज के अंदर लगता है कि खित्ते में खतरा है या वो पॉइंट्स है जहां पर पाकिस्तान पर या सरहद के उस पार नजर रखी जा सकती है या लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है, पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली से लेकर जम्मू कश्मीर की सरहदों तक अब आपको फाइटर जेट्स गूंजते हुए नजर आएंगे। और ये कदम इसलिए भी उठाया गया था ताकि खित्ते के अंदर सलामती को यकीनी बनाया जा सके और किसी तरह का भी अगर खतरा है तो उससे निपटने की कोशिश की जा सके। दरअसल अब जाकर एक तस्वीर भी आपको बताएंगे कि जो एक तरह से दोहरा खतरा माना जाता है सरहदी इलाकों में, एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। यही वजह है श्रीनगर में अपग्रेड MiG-29 फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात कर दिया गया है। ये पहली तस्वीर जो गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं जो श्रीनगर पहुंच गया है, यह अपग्रेडेड फाइटर जेट MiG-29 है। और आज की जानकारी के मुताबिक ट्राइडेंट स्क्वाड्रन, जिसे आप शुमाली हिस्सों में उन इलाकों के अंदर भी आप गूंजते हुए देखेंगे जो भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल या हद मुतारका कहलाती है। श्रीनगर के फिजाई अड्डे पर MiG-21 स्क्वाड्रन की जगह ये MiG-29 लेगा, जो रिवायती तौर पर पाकिस्तान की सरहद के साथ लगने वाले इलाकों के लिए आसपास अब आपको गश्त करता हुआ नजर आएगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों महाज से खतरात को देखते हुए खबर है कि इस तरह का फैसला मरकज की जानिब से लिया गया, वजारत की जानिब से लिया गया और श्रीनगर एयरबेस पर अब जो आज तस्वीर सामने आई, ग्रेडेड MiG-21 लड़ाका तैयारा जो एक स्क्वाड्रन तैनात यहां पर कर दिया गया है। तरबियत याफ्ता अमला पहले से था जो यहां तैयारियां कर रहा था और आज इस्तकबाल भी इस नए फाइटर जेट का किया गया। वादी कश्मीर के उन हिस्सों में जहां पर आप शुमाली इलाका जात बेशतर है, जिनमें आप बांडीपुरा का डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, जिनमें कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, बारामूला का डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, जो सरहदी इलाके हैं और वो बॉर्डर बेल्ट जिन एरियाज के अंदर बार बार ये कहा जाता रहा है कि दरअंदाजी की कोशिशें बहुत बार हुई है या सीज फायर वायलेशंस काफी वक्त से होती रही हैं, उन कोशिशों को कम करने में मदद मिल सकेगी और फिजाइया की सरगर्मियों से ऑपरेशंस को मजीद तेज किया जा सकेगा। MiG-29 उन तमाम मयारात पर पूरा उतरने की सलाहियत रखता है जिसकी वजह से दोनों महाजों पर दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। एक ये माहिरीन का मानना है। दूसरा, फिजाइया के जो पायलट है स्क्वाड्रन लीडर विपिन शर्मा, उनकी तरफ से भी बताया गया है कि MiG-29 के जो मुतद्दिद फवाइद हैं, इनमें MiG-21S से बढ़कर MiG-29 जो अपग्रेडेड है, जिसमें मजीद इस बार जिस पर ज्यादा फोकस है, अब जाकर वादी कश्मीर में आपको इस बार ये गूंजता हुआ नजर आएगा। 2019 में जहां पर सरहदी इलाकों के आसपास 2018-19 तक काफी ज्यादा हमने देखा कि कशीदगी काफी ज्यादा थी, फिर पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद फिजाइया की जो सरगर्मियां हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल या आसपास के इलाकों में बढ़ गई। उसी के बाद ये फैसला लिया गया था कि फिजाइया अपनी नकलो हरकत मजीद ज्यादा करेगी या तेज करेगी या बढ़ाएगी। तो उन सब के बीच पहला MiG-21 को रिप्लेस करते हुए MiG-21 तैयारा जो है श्रीनगर पहुंचा दिया गया है और यह पहला इस तरह का स्क्वाड्रन है जो श्रीनगर के एयरबेस पर तैनात करने के बाद अब आपको मशरकी लद्दाख के आसपास और मशरकी हिस्सों में शुमाली इलाकों में भारत पाकिस्तान सरहद पर भी ये फाइटर जेट एक्सरसाइज करता हुआ नजर आएगा।
चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत हमने सरहदों से की और सरहदों की बात की, जहां एलएसी की बात की, वहीं पर एलओसी की बात की और श्रीनगर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कहे कि एयरबेस जो श्रीनगर के अंदर उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए और सरहदों पर नज़र रखने के लिए ये जो इकदाम उठाया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सरहदों की, तो लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी मरकजी सरकार की जानिब से सरहदों की जो बात रखी, तो उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि सीज फायर वायलेशन के दौरान कितने लोगों की जान चली गई या फौजी एहलकार जो कि वहां पर तैनात थे। पूरा खाका जो है मरकजी सरकार ने पेश किया। साल 2020 में भारत पाकिस्तान सरहद पर जो फायरिंग होती रही या भारतीय हुकाम के मुताबिक जो पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई, इन खिलाफ वर्जियों में 24 फौजियों ने अपनी जान गंवाई। भारत सरकार की तरफ से पार्लियामेंट को जवाब दिया गया कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से साल 2020 में 24 फौजियों की हलाकतें हुई हैं। और वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट की तरफ से लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आखिरी दिन ये जवाब दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि 2021 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के समझौते के बाद भारत पाकिस्तान सरहद पर बहुत हद तक अमन है, खामोशी है, फायरिंग का मजीद कोई वाकया पेश नहीं आया है, ताहम दरअंदाजी की कोशिशें होती रही है। खिलाफ वर्जियों के दौरान तीन वाकयात उसके बाद जरूर हुए हैं, लेकिन एलओसी पर गोलीबारी का कोई वाकया नहीं देखा गया है। आईबी के आसपास जो छोटे मोटे वाकयात देखे गए पिछले 2-3 वर्षों में। जहां तक फौजी हलाकतों की बात है तो 2020 में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जो हुई हैं, इनमें ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई है, जहां पर 24 के आसपास फौजी जवानों की जान गई। 22 आम शहरियों की जानें भी इस अरसे के दौरान यानी 2020 में गई है। आदादोशुमार के मुताबिक जो भारत सरकार ने लोकसभा में पेश किए, 4 फौजियों की हलाकतें जो 2021 में हुई, उसके बाद सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का मुनासिब जवाब भी दिया जाता रहा, ये भी कहा गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह खास बात यह है कि यूटी में साल 2021 में डीजीएमओ लेवल की एक बातचीत हुई गालिबन 24-25 फरवरी को, और उसके बाद दोनों तरफ से इत्तेफाक हुआ कि एक दूसरे पर फायरिंग करके टारगेट नहीं किया जाएगा, निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो उस फैसले के बाद कम से कम इतना फायदा हुआ कि लोगों ने खुली हवा में सांस ली, सरहदी इलाकों के अंदर मुआशी सरगर्मियां बढ़ी या जो काश्तकारी की सरगर्मियां थी वो बढ़ी, और इस वजह से लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। और पिछले 2-3 सालों में गुरेज बांडीपोरा से आप शुरू कीजिएगा, टंगधार करना चले जाइएगा, पीर पंचाल के दोनों डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स राजौरी पुंछ, बारामूला, उड़ी सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल होती रही हैं। इस तरह के वाकयात हुए हैं जहां पर ऑपरेशंस अंजाम देने पड़े हैं, लेकिन सीज फायर वायलेशंस का कोई इंसिडेंट इन इलाकों में नहीं देखा गया है, जो एक अहम पेशरफ्त और मुस्बत पेशरफ्त भी देखी जा सकती है 24 फरवरी के बाद। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब 2020-21 में ऐसे वाकयात रोनमा हुए जहां पर 22 शहरियों की जान गई, 24 कुल मिलाकर फौजी थे, 22 इसके अलावा आम शहरी थे, और 4 फौजी साल 2021 में भी इस तरह के फायरिंग इंसिडेंट्स में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की आती है, सरहदी इलाकों में आज के वक्त में खामोशी है, तो वो इस बात की भी तस्दीक हो रही है कि 24 फौजी जाँ बहक हुए, लेकिन 2022 और 23 का ये साल आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 2.5 बरस हो चुके हैं। दोनों के दरमियान उस फैसले के बाद जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी, उस बातचीत में तय पाया था कि कहीं से भी कोई फायर नहीं किया जाएगा। उसने बहुत हद तक लोगों को राहत दी है, बिलखुसूस सरहद के नजदीक जो रिहाइश पजीर लोग हैं। चलिए, मरकजी सरकार का मानना है कि सरहदों पर शांति और इस शांति की वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी है। इसके साथ साथ बात करेंगे सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से, क्योंकि सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से आप तक तफसीलात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अब तक कितने लोगों ने गुफा के दर्शन किए और किस तरीके के सरकार के इंतजाम थे और सरकारी सतह पर क्या कुछ अब बताया जा रहा है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अमरनाथ यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन सरकार ने जब यात्रियों की तादाद कम होना दिन ब दिन शुरू हो गई है, तो यात्रा अब मुतबादिल दिनों में चलाने का फैसला लिया गया है। अब तक जिन लोगों ने दर्शन किए हैं उनकी तादाद 4,28,000 के आसपास बताई जाती है या इससे तजावुज हो चुकी है। 42वें दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 1600 से ज्यादा यात्रियों ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में 3,888 मीटर बुलंदी पर वाक़ा ये जो अहम मकाम है या मजहबी मकाम है, वहां पहुंचे और दर्शन किए। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यात्रा के रश में मुसलसल कमी देखी जा रही है।
और अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो कि सालाना यात्रा का इंतजाम करता है, उसने अब फैसला लिया है कि मुतबादिल दिनों में जम्मू से मुकद्दस गुफा तक यात्रा चलाई जाएगी, जिसके नतीजे में आज यहां से यात्रियों का कोई काफिला मुकद्दस गुफा के लिए रवाना नहीं हुआ। साथ ही जुलाई के महीने के दौरान भगवती नगर बेस कैंप से, जहां पर हजारों यात्रियों को मुकद्दस गुफा के लिए रवाना किया गया, लेकिन अब यात्रियों की तादाद बहुत हद तक कम हुई है। हर गुजरते दिन के साथ ये तादाद जो है वो चंद 100 अफराद तक रह गई है और इसके बाद मुतबादिल दिनों में यात्रा चलाने पर इंतजामिया मजबूर हुई है। नुनवन पहलगाम के जो जुड़वा रास्ते हैं, दोनों ट्रैक्स हैं, 1662 यात्रियों ने कल शाम तक मुकद्दस गुफा तक पहुंचकर दर्शन किए। इस साल 1 जुलाई को शुरू होने वाली यात्रा, जिसको 62 दिन 30 और 31 अगस्त को हो जाएंगे, श्रावण पूर्णिमा के मौके पर यह खत्म होगी। लेकिन यह बताया गया है कि ज्यादातर जो अकीदतमंद हैं जिनने गुफा के दर्शन किए थे, अब अपने आबाई रियासतों को लौट गए हैं। साथ ही मुकद्दस गुफा में दर्शन करने वाले यात्रियों ने भी बालताल बेस कैंप और पंचतरनी के ट्रांजिट कैंप की तरफ से वापसी का सफर शुरू किया है, जो पिछले 24 घंटों में यात्रा करके आए हैं। लेकिन अब जिस दिन यात्री ज्यादा होंगे, यानी तादाद इतनी कम हो गई है कि अब एक ही दिन इकट्ठे करके मान लो 1000 या 2000 बनेंगे, तो उस दिन एक साथ उनको रवाना करने की कोशिश होगी। तो मुतबादिल दिनों में ऑल्टरनेट डेज में चलाने का फैसला हुआ है श्राइन बोर्ड की तरफ से। अब अगर यात्री बहुत ज्यादा होते तो फिर अलग अलग पड़ाव थे दोनों रास्तों से। आप देखते थे कि 6-6, 8-8, 9-9 हजार तक भी यात्री रवाना किए गए, लेकिन आज जम्मू से काफिला रवाना नहीं किया गया। आज 43वां दिन है, 42वें दिन 1600 के आसपास यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। लेकिन जैसे जैसे यात्रियों की तादाद कम हुई है और यात्रा को अब आज का दिन छोड़ दें तो कुल मिलाकर 17 से 18 दिन बाकी है जब ये यात्रा श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। अब सबकी नजरें एक और पड़ाव पर हैं, वो है छड़ी मुबारक का वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर पवित्र गुफा की तरफ जाना, जहां पर खुसूसी पूजा पाठ के साथ ये यात्रा इख्तिताम को पहुंचती है। लेकिन फिलहाल यात्रियों की तादाद अब हर गुजरते दिन के साथ बहुत कम होती चली जा रही है। चलिए, यात्रा के हवाले से बात हो रही थी और जहां यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है, वहीं पर यात्रियों में कमी और सरकार और श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया कि मुतबादिल दिनों में अब यात्रियों को गुफा की ओर भेजा जाएगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, कल भी हमने इस प्रोग्राम में उस मुद्दे को लेकर बात की, वो है आई फ्लू। और आई फ्लू के बारे में इसलिए हम बात करना चाहते हैं क्योंकि लोगों के अंदर तशवीश भी है जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इस पर हम बात करेंगे और माहिरीन की राय लेंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।